अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द डार्क एंड ड्रेड हॉरर चैनल। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें कि हमारी आगे आने वाली हर कहानी आपको फौरन मिल जाए। और अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 1997 में जब अब्बा ने सी सेंटर के गुंजान आबाद इलाके में नया घर खरीदा तो इस वक्त इस इलाके में इतनी आबादी ना थी। अब्बा एक सख्त मिजाज और इंतहाई असूली इंसान थे और अपनी समझ बूझ से ही चलते थे। अब्बा ने अपनी मर्जी से बगैर किसी को दिखाए घर का सौदा तय कर लिया। जब अब्बा घर खरीद चुके तो इन्होंने मुझसे कहा, बिलाल बेटा, मैंने सी सेंटर में एक घर खरीद लिया है और इसकी फुल पेमेंट भी कर दी है। आज ही मुझे घर की फाइल मिली है, तो तुम कल अपने दोस्तों के साथ मिलकर सामान शिफ्ट कर देना। परसों फिर हम सब अपने नए घर में सेटल हो जाएंगे। अब्बा की ये बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, जैसा आप कहें, मैं कल ही तमाम सामान शिफ्ट करता हूं। अब्बा चूंकि बहुत सख्त मिजाज आदमी थे तो इनसे जरा करने की हिम्मत किसी की न होती थी। क्योंकि मैं पहली और बड़ी औलाद था, इसलिए हर काम की जिम्मेदारी शुरू से मुझे ही सौंपी जाती है। अम्मा और मेरी दोनों बहनें अब्बा से थोड़ा खाइफ थीं कि कम से कम हमें एक बार घर तो दिखा देते हैं लेने से पहले, मगर अब्बा से कहने की हिम्मत किसी में न थी। कहते हैं कि पहली औलाद पर सख्ती करो और इसकी अच्छी तरबियत करो तो बाकी बच्चे भी इसी तरह परवान चढ़ते हैं। बस अब्बा की इसी सोच ने जहां मुझे बहुत अच्छा सिखाया तो वहीं इंतहाई सख्ती का सामना भी बस मुझे ही करना पड़ा। अब्बा एक तहज्जुद गुजार, 5 वक्त नमाज के पाबंद, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 17 ग्रेड के अफसर भी थे। एक सच्चे और खरे इंसान थे। बस वही औसाफ वो मुझ में भी देखना चाहते थे। मुझे भी तहज्जुद में डांट कर उठाते, फिर फजर में भी। तो इसीलिए बचपन से मैं भी ना सिर्फ तहज्जुद गुजार बल्कि 5 वक्त का नमाजी भी था। बचपन से मुझे तहकीक, रिसर्च का बहुत शौक रहा है। इसी शौक की खातिर ऐसे ऐसे काम कर दिए कि आम बंदा तो बस सिर्फ सोच ही सकता है। मैं इंतहाई निडर इंसान हूं, किसी से डरता नहीं हूं, बस रिसर्च तहकीक की जुस्तजू में रहता हूं। अगले दिन रमजान के चांद रात थी। खैर, मैंने अपने 4 दोस्तों के हमरा नए घर में सामान शिफ्ट करवाना शुरू कर दिया। 120 गज का घर। जैसे ही ताला खोला तो एक अजीब सी बू थी कि जैसे ये घर सालों से बंद हो। इसमें एक बहुत बड़ा सा हॉल था। इसके साथ यही सहन था। सहन के साथ एक छोटा कमरा, ऊपर जाने की सीढ़ियां और सीढ़ियों के साथ ही अटैच्ड बाथ और किचन था।
ग्राउंड फ्लोर में मैंने तमाम सामान दोस्तों की मदद से सेट करवा दिया। फर्स्ट फ्लोर पर कमरा था जो कि लॉक था और इसकी चाबी अब्बा के पास थी। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कुशादा और बड़ा छत था जिस पर हमने मिलकर वॉशिंग मशीन रख दी और ग्राउंड फ्लोर में तमाम सामान अच्छी तरह सजा दिया था ताकि अम्मा और बहनों की परेशानी ना हो। सामान सेट करते करते रात के 11 बज गए थे। दोस्तों ने मुझसे इजाज़त ली और चले गए। अब रात में मुझे अकेले ही रखना था। फिर सुबह पहली सहरी भी थी और मैं बुरी तरह से थक चुका था। मैं हॉल में ही बड़े सोफे पर लेट गया। लेटते ही मुझे थकन की वजह से नींद आ गई। मैं गहरी नींद में था कि सहन में बने वाटर टैंक में पानी गिरने की आवाज आने लगी। मैंने जाकर देखा तो वाटर टैंक में पानी गिर रहा था। मुझे प्यास भी लग रही थी। मैंने हाथों से पानी पीने की कोशिश की और जैसे ही मैंने टैंक से पानी हाथ में भरा और मुंह तक ले जाने ही लगा था कि मुझे किसी ने कहा, मैंने नजर उठाकर चारों तरफ देखा तो कोई ना था। फिर से मैंने पानी पीने की कोशिश की तो फिर मुझे आवाज आई, मैंने फिर से चारों तरफ देखा मगर कोई ना था। फिर मैंने पानी पीने के लिए हाथों को मुंह से लगाया। फिर किसी ने कम व बेश 4 मर्तबा ऐसा ही हुआ और मैं पानी नहीं पी सका। एक अजीब सी वहशत होने लगी थी मुझे। मैंने उठकर वाटर टैंकर का ढक्कन बंद करके चारों तरफ देखा मगर मुझे कुछ नजर नहीं आया। फिर ऊपर से पहले बल्ब की रोशनी मजीद वहशत में इजाफा कर रही थी। इस वक्त सेवर और एलईडी लाइट्स तो होती नहीं थी और पूरे घर में एक ही बल्ब लगा था, वो भी बस हॉल में चारों तरफ अंधेरा और तारीकी छाई हुई थी। मैं सोफे पर आकर फिर से लेट गया तो मुझे छत पर से बर्तन गिरने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं उठकर बैठ गया। फिर लगा कि सीढ़ियों से किसी ने बर्तन जोर से फेंके हैं। मैंने जाकर देखा तो कुछ नहीं था। अब इन तमाम वाकयात की वजह से मैं मुकम्मल तौर पर चाक व चौबंद हो चुका था कि छत पर से मुझे 2 आदमियों की बातें करने की आवाजें आने लगी। मैं उठकर छत पर देखने लगा। इन 2 आदमियों की आवाज अब बंद हो चुकी थी। मैं अंदर हॉल में गया तो फिर से इन 2 आदमियों की बातें करने की आवाजें आने लगी। मैं फिर जाकर देखने लगा तो आवाजें बंद। इसी तरह 3 से 4 बार हुआ। मैं जब आवाज के ताक़ुब में बाहर जाकर खड़ा होता तो आवाज आना बंद हो जाए। जब अंदर आऊं तो बातों की मुस्तकिल आवाजें आती। अजीब माजरा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर मैं फिर उठा, घर का मेन दरवाजा बंद करके अपनी बाइक पर पुराने घर में गया जहां पहली सहरी की खूब ज़ौक़ व शौक़ से तैयारी की जा रही थी। मैंने गुस्ल करके सहरी की और फिर नमाज पढ़कर सो गया। रोज़ा इफ्तार के बाद हमें सी सेंटर वाले घर में शिफ्ट होना था। हम सब वहां आ गए। अम्मा और बहनें अस्मा और उस्मा किचन समेट कर खाना बनाने का इंतज़ाम करने लगी और मुझसे छोटा भाई जमाल मेरे साथ मिलकर छत पर कुछ सामान रखवाने लगा।
अब्बा तो सहन के साथ वाला कमरा ले चुके थे कि मैं वहां अकेला रहूंगा। अम्मा और दोनों बहनें हॉल में ही रहने का कह चुकी थीं। तो मैंने इनसे कहा, अब्बा फर्स्ट फ्लोर अब तक लॉक है, इसकी चाबी दें ताकि मैं और जमाल वहां की सफाई करके अपने रहने का बंदोबस्त कर सकें। मेरी बात सुनकर अब्बा बोले, चलो लॉक मैं खोल देता हूं। अब्बा की बात सुनकर मैं और जमाल दोनों अब्बा के पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगे। अब्बा ने फर्स्ट फ्लोर के कमरे का लॉक खोला तो वहां खून के निशान थे और खून जमा हुआ था। खून की बू भी बहुत थी कि सांस लेना मुहाल हो गया था। मैं और जमाल बू की वजह से नाक पर हाथ रखकर खांसने लगे और रूम से बाहर निकल गए। अब्बा ने चाबी मेरे हाथ में देते हुए कहा, बस करो खांसना, जाकर दोनों मिलकर फर्श धो लो अच्छी तरह से। यहां एक जानवर मर गया था, ये इसी का खून और बदबू है। बस अब साफ सफाई करके अपने रहने का बंदोबस्त करो। अब्बा के सामने कभी किसी ने कुछ बोला है जो हम आज बोलते? मैं और जमाल दोनों ही फर्श धोकर अपना रूम सेट करने में लग गए। इसी काम में सहरी का वक्त भी हो गया। मैं और जमाल नीचे आकर सहरी करने में मसरूफ हो गए। सहरी और नमाज से फारिग होकर कुरान की तलावत की, थोड़ा आराम करने के बाद हम सब अपने अपने मुशागिल में लग गए। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, यानी स्टूडेंट, अपनी पढ़ाई में मगन था। अब्बा भी अपनी जॉब पर चले गए। दिन भर तो अम्मा और बहनें काम और आराम में मसरूफ रहीं। इफ्तार के बाद जब रात का खाना खाकर हम सब सो चुके अपने अपने पोर्शन और कमरों में, कि अम्मा को ऐसा लगा कि मैंने आखिर इनका अंगूठा पकड़कर इन्हें घसीटा है। वो बुरी तरह से चीखने लगी तो मैं और जमाल ऊपर से नीचे आ गए। अब्बा भी अपने कमरे से आ गए। अस्मा और उस्मा भी बहुत खौफजदा थीं। अम्मा के चीखने पर अम्मा ने मुझे डांट कर कहा, मेरे पांव का अंगूठा पकड़कर तुमने मुझे इतनी जोर से घसीटा कि मैं अपनी जगह से गिरकर यहां आ गई। तुमने ऐसा क्यों किया बिलाल? अम्मा की बात सुनकर मैं जमाल को देखने लगा और जमाल मुझे, क्योंकि हम दोनों एक साथ ही नीचे आए थे, वो भी अम्मा की आवाज सुनकर। मैंने कहा, अम्मा मैं तो अभी ऊपर अपने कमरे से आ रहा हूं, आपकी आवाज सुनकर। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? लगता है आपने कोई ख्वाब देखा है। अम्मा मेरी बहुत गुस्से से कहने लगी, मैंने ख्वाब नहीं देखा, जो कह रही हूं सच है वो। अब्बा फौरन अपनी गरजदार आवाज में बोले, आसिया बेगम ये तुम्हारा वहम है, चलो सो जाओ, अब सहरी का वक्त भी होने वाला है, कुछ देर आराम कर लो। अब्बा की बात सुनकर हम सब अपने अपने कमरों में आ गए, फिर सो ना सके। कुछ देर बाद सहरी का वक्त हो गया था। रोज के मामूल के मुताबिक अपने अपने मशागिल में मसरूफ हो गए। इफ्तार के बाद रात का खाना सोचा कि खुली फिजा में क्यों ना खाया जाए, यानी छत पर। तो हम सब खाने का सामान छत पर ले गए। अम्मा हाइपर टेंशन की मरीज हैं, तो खुली फिजा में रहना इन्हें अच्छा लगता है। खाना वगैरह खाकर हम सब कुछ ना कुछ सामान लेकर नीचे आ गए। बाकी के बर्तन उठाने के लिए छोटी बहन अकेली छत पर गई तो इसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। इसकी आवाज पर हम सब भागते हुए छत पर आ गए तो उज़्मा खौफ के मारे बहुत जोर जोर से कांप और चीख रही थी। मैंने आगे बढ़कर उज़्मा से पूछा, क्या हुआ उज़्मा, इस तरह चीख क्यों रही हो, क्या हुआ? मुझे जोर से पकड़कर वो रोते हुए कहने लगी, भाई यहां कोई खौफनाक सी चीज थी जिसे देखकर मैं बहुत डर गई और वो गायब हो गई। अब्बा और मैंने इसे इसका वहम बताकर
इसे नीचे ले गए। अगले दिन अस्मा किचन में खाना बना रही थी कि पीछे से किसी ने इसे जोर से नोचा, तो वो घबराकर चारों तरफ देखने लगी, मगर वहां कोई न था। इसके बाजू में दर्द हो रहा था। नोचने की वजह से वो डर गई। इसने अम्मा और उज़्मा को बताया तो अम्मा और उज़्मा भी घबरा गए, क्योंकि रात में बर्तन गिरने की आवाजें आना और छत पर बातें करने की बहुत आवाजें आती थीं। कोई थप्पड़ मारकर चला जाता, कोई नोच कर चला जाता, देखने पर कोई नजर ना आता। हमें इस घर में आए 1 हफ्ता हो चुका था और अम्मा, अस्मा, उज़्मा तीनों बुरी तरह खौफजदा हो चुकी थीं। अब्बा तो डांट कर सबका वहम बताकर चुप करवा दिया करते थे। इनसे बात करना ही फजूल होता था। मैंने भी इन सब बातों को वहम के तौर पर ले लिया था। जमाल भी इन तमाम बातों पर संजीदा ना था, जबकि बर्तनों की गिरने और छत पर बातें करने की आवाजें हम भी सुनते थे। बिरयानी हम सब बहुत शौक से खाते थे। मैंने फरमाइश कर दी कि आज इफ्तार में बिरयानी बना लो। मैं खजूर खाकर शरबत पीकर नमाज पढ़कर फारिग हुआ और सोचा कि आज बिरयानी खाऊंगा। मैंने कहा, आसमा, तुम मेरे लिए खाना निकाल कर मेरे कमरे में रखाओ, मैं बस अभी ऊपर आता हूँ। आसमा ने एक प्लेट में बिरयानी निकालकर ऊपर कमरे में रख दी। मैं जैसे ही अपने कमरे में गया तो बिरयानी गायब हो चुकी थी प्लेट से। मैं खाली प्लेट लेकर नीचे आया और आसमा से कहने लगा, इस खाली प्लेट का मैं क्या करूं? जब तुम ऊपर ही खाकर आ गई हो, मेरे लिए दूसरी प्लेट में निकाल कर रख देती। मेरी बात सुनकर आसमा कहने लगी, भाई, मैं अभी अभी तो प्लेट भर कर बिरयानी ऊपर आपके कमरे में रख कर आई हूं, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? इसकी बात पर मैंने कहा, तो बिरयानी कहाँ गायब हो गई? चलो मुझे अब फिर से दे दो। आसमा जैसे ही किचन में बिरयानी लेने गई तो बिरयानी का भगोना ही गायब था। हमने पूरा घर ढूंढ लिया, मगर बिरयानी की देग कहीं नहीं मिली। छत पर बर्तन गिरने की आवाज आई तो मैं भागकर वहां गया तो बिरयानी का खाली भगोना पड़ा था। मैं सर पकड़कर बैठ गया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि हम सब सेंटर के इलाके में नए थे। मोहल्ले वालों से इतने ताल्लुकात अभी ना थे। हमारा घर सेंटर का था, दोनों तरफ पड़ोस में घर थे। मगर हैरत की बात यह थी कि दिन के वक्त तो वो लोग अपनी अपनी छतों पर आ जाते थे, मगर रात के वक्त इस पूरी गली के लोगों को मैंने इनके ही घरों की छतों पर इन्हें कभी नहीं देखा था। बस हम लोग ही अपने घर की छत पर जाया करते थे। एक दिन मैं अपने दोस्तों से मिलकर वापस घर आ रहा था कि अपने पड़ोसी अंकल को बाहर देखा तो इन्हें सलाम करके हाथ मिलाया, फिर अपना तारुफ कराया। मेरा नाम बिलाल है, हम आपके पड़ोस में 1.5 हफ्ते पहले ही शिफ्ट हुए हैं। एक्चुअली हम सब अपनी अपनी स्टडी में मसरूफ रहते हैं, फिर रमज़ान में वक्त का कुछ पता नहीं चलता, फिर शिफ्टिंग में भी मसरूफ रहे तो आस पड़ोस में मिलने का वक्त ही नहीं मिला। आप यहाँ कब से हैं? मेरी बात सुनकर अंकल कहने लगे, 15-16 साल से हम यहीं हैं। बेटा, आप लोगों ने ये घर क्यों खरीद लिया? अंकल की बात सुनकर मैं चौंका। मैं कुछ समझा नहीं अंकल आपकी बात। अंकल बोले, बेटा बिलाल, ये घर तकरीबन 16-17 साल से बंद है। इस घर में आज तक कोई नहीं रहा। जब से हम यहाँ इस इलाके में आए हैं, इस घर को बंद ही देखा है। ये घर आसिफ ज़दा है, यहाँ तो आसिफ का बसेरा है। यहाँ एक लड़की का कत्ल हुआ था, तो इसके बाद इस घर में जो ताला लगा है ना अब आप लोगों के आने से ही खुला है। रात इस घर से चीखने चिल्लाने और कहकों की आवाजें पूरे मोहल्ले में गूंजती हैं। बर्तनों के गिरने की आवाजें और भी बहुत कुछ होता है। रात मगरिब के बाद इस गली में कोई भी अपने घरों की छतों पर नहीं जाता, क्योंकि इस घर की छत
پر نادیدہ مخلوق نظر آتی ہے جو سب کو ڈراتی ہے اور منع کرتی ہے کہ رات میں چھت پر کوئی نہ آئے۔ بیٹا، ہم تو مغرب کے بعد اپنی چھتوں پر بھی نہیں جاتے۔ آپ کیسے رہ رہے ہو؟ بیٹا، میری بات مانو تو جلدی سے اس گھر کو خالی کر دو۔ اس گھر میں جن نادیدہ چیزوں کا بسیرا ہے، نہ وہ آپ لوگوں کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ بہت کچھ ہوا ہے رات مغرب کے بعد اس محلے کے لوگوں کے ساتھ چھتوں پر جانے سے۔ انکل کی بات سن کر میں کچھ پریشان سا ہو گیا۔ پھر میں نے وہاں کے آس پاس پڑوس کے سبھی لوگوں سے تحقیق کرنا شروع کر دی۔ اس گھر کے بارے میں سب نے تقریباً وہی باتیں بتائی تھیں جو کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے خورشید انکل نے بتائی تھیں۔ مزید معلومات کرنے پر مجھے پتا چلا کہ 17 سال پہلے اس گھر میں کسم نامی لڑکی کا قتل ہوا تھا۔ کسم کے والدین کا اسلام آباد میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ کسم اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، کافی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ اس نے کسی لڑکے سے شادی کر لی اور وہ کراچی شاہ فیصل کے علاقے میں سی سینٹر میں سیٹل ہو گئی تھی۔ اس کے شوہر نے جائیداد کے لالچ میں فرسٹ فلور کے کمرے میں اس کا گلا کاٹ کر اسے قتل کر دیا تھا۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر اس کے شوہر پر تو لالچ کا بھوت سوار تھا۔ وہ یہ گھر کسی طرح بیچ کر کسوم کی ساری جائیداد لے کر کراچی سے چلا گیا۔ جس نے یہ گھر خریدا وہ خون دیکھ کر گھر کو تالا لگا کر چلے گئے۔ کوئی اس گھر میں نہیں رہا۔ 17 سال سے یہ گھر بند ہے۔ اتنے سالوں بند رہنے اور قتل ہونے کی وجہ سے یہ گھر آسیب زدہ کا بسیرا بن گیا ہے۔ آس پڑوس کے لوگ مغرب کے بعد اپنے گھروں کی چھتوں پر جانے سے بھی گریز کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی چھت پر جاتا ہے تو وہ مخلوق نظر آ کر بھیانک روپ میں ڈراتی ہے۔ یہ ساری انفارمیشن جاننے کے بعد میں ابا کے کمرے میں ان سے بات کرنے گیا اور انہیں سب کچھ بتایا تو ابا کہنے لگے، مجھے یہ سب کچھ پہلے سے پتا ہے، تم پریشان نہ ہو اور اس بات کا ذکر اپنی اماں اور بہنوں سے مت کرنا ورنہ وہ ڈر جائیں گی۔ ابا کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا تو میں نے کہا، ابا جب آپ کو سب کچھ پتا تھا تو یہ گھر آخر خریدا ہی کیوں؟ اگر اس مخلوق نے کسی کو نقصان پہنچا دیا تو؟ میری بات سن کر ابا غصہ کرتے ہوئے بولے، بس کرو بلال، اسی طرح کی باتیں اللہ نے انسان کو زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ اچھا بس، اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، یاد رہے اماں اور بہنوں سے مت کرنا یہ بات۔ ابا کی بات سن کر میں غصے میں اپنے روم میں آ گیا۔ اب تو یہ روز کا معمول تھا کہ کھانا بنا کر رکھو، پورا کا پورا کھانا برتن سمیت غائب، کوئی تھپڑ مار کر جاتا تو کوئی نوچ کر چلا جاتا اور جب دیکھو تو کوئی نظر نہ آتا۔ خیر، ایک رات میں چھت پر اکیلا ہی تکیا چادر لے کر سونے چلا گیا۔ رات میں نے چادر بچھائی، تکیا لگایا اور لیٹ گیا۔ کھلی فضا، کھلا آسمان، اس پر سجے چاند، ستارے اور چاند کی روشنی بہت دلکش لگ رہی تھی۔ اوپر سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، میں بہت لطف اندوز ہو رہا تھا کہ میری نظر پڑوس کے گھر کے چھت پر پڑی جو ہماری چھت سے ذرا اوپر تھی۔ ان کی چھت پر ایک ساڑی پہنے ہوئے عورت مجھے مستقل دیکھ رہی تھی۔ میری نظر جب اس پر پڑی تو میں نے مسکرا کر اسے دیکھا تو اس نے اپنی بھویں اچکا کر اشارہ کیا کہ کیا ہے۔ میں بس اس کو ہی دیکھ رہا تھا کہ 3 بار انہوں نے اپنی بھویں اچکائیں تو میں نے پہچان لیا کہ یہ خورشید انکل کی والدہ ہیں اور وہ مستقل مجھے دیکھ رہی ہیں۔ تو میں نے انہیں مسکرا کر سلام کیا، السلام علیکم۔
میرا سلام سنتے ہی ان کے بال ایک دم بکھرنے لگے، چہرہ بھی بگڑنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھیانک چڑیل کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر میرے ذہن نے کام کیا کہ یہ ساڑی والی خاتون خورشید انکل کی والدہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ تو مر چکی ہیں۔ وہ مجھے مستقل گھور رہی تھی۔ ان کا چہرہ انتہائی بدصورت اور خوفناک ہو چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے خوف محسوس ہوا تھا۔ میں پسینے میں نہا چکا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں انتہائی تیز ہو چکی تھیں۔ میں نے اپنی تمام چیزیں یکجا کر کے درود شریف پڑھنے لگا اور بھاگتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس رات میری حالت نہ پوچھو کیسی تھی۔ جب میں نے ابا سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا اب مغرب کے بعد چھت پر نہ جانا۔ ابا کی بات سن تو لی میں نے اور خاموش بھی ہو گیا، مگر میں نے مغرب کے بعد چھت پر جانا نہیں چھوڑا۔ میں اکثر گرمی کی وجہ سے چھت پر جاتا۔ مجھے وہ نادیدہ قوتیں مختلف انداز میں ڈراتی۔ میں ہمت کرتا اور ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کرتا۔ جب ڈر حد سے زیادہ محسوس ہوتا تو نیچے آ جاتا، مگر میں نے اپنی ہمت کو آزمانا شروع کر دیا۔ اسی طرح آصف زدہ گھر میں رہتے ہوئے بڑی مشکل سے ہمیں 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ہمیں ہر طرح سے ڈرایا جاتا، مختلف حربے آزمائے جاتے۔ اس 2.5 سال کے عرصے میں ابا کو بھی ان نادیدہ قوتوں کی طرف سے دھمکیاں ملتی رہیں کہ یہ گھر ہمارا ہے، یہاں ہمارا پورا خاندان آباد ہے، یہاں ہمارا بسیرا ہے، تم اپنے خاندان کو لے کر جاؤ ورنہ تم میں سے کسی ایک کی جان لے لیں گے۔ اگر جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، اگر پھر بھی تم یہاں سے نہ گئے تو ہم سب کو مار ڈالیں گے۔ اس طرح کے واقعات ابا کے ساتھ بھی پیش آ رہے تھے، مگر ابا ایک اسٹرانگ آدمی تھے، نمازی، عبادت گزار اور تہجد گزار تھے۔ ان مخلوق سے روبرو باتیں کرتے رہتے تھے۔ ایک دن اماں باتھ روم گئی تو ان کو کسی نے زور سے دھکا دیا اور وہ گر گئیں۔ بہنوں نے جا کر اماں کو اٹھایا، ہم انہیں ہسپتال لے کر گئے۔ اماں کی ٹانگ فریکچر ہو چکی تھی۔ ان نادیدہ قوتوں کی طرف سے ملنے والی دھمکی پر ابا نے سنجیدگی اور بہت ہی سیریسنس سے غور کیا اور ایک نیا گھر ڈھونڈا، اور اس گھر کو ہم نے کم قیمت میں ہی فروخت کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ نئے گھر میں کوئی واقعات پیش نہ آئے۔